अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे जयशंकर प्रसाद कृत नाटक चंद्रगुप्त। आज इसका दूसरा अंक शुरू करने जा रही हूँ। दूसरे अंक में इसमें 10 दृश्य हैं। पहले अंक में 11 दृश्य थे और दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं। तो आज हम 5 दृश्य को देखते हैं। उसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो में 6 से लेकर के 10 अंकों को देखेंगे, 10 दृश्यों को देखेंगे। तो पहला देखिए, द्वितीय अंक की शुरुआत होती है। उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी हुई है। कार्नेलिया, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। ये कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। गाती है। देखिए, ये गीत का एक भी पंक्तियां दे करके बहुत परीक्षा में अनगिनत बार पूछा गया है, ये गीत किसने गाया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधुन से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती लुढ़कती सुख मेरे। मंदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। तो ये गीत इस द्वितीय अंक के शुरुआत में ही देखिए कार्नेलिया गा रही है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अरुणीय मधुमय देश हमारा गीत किसने गाया है। फिलिप्स प्रवेश करके, कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है, चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलंब हो। कार्नेलिया, फिलिप्स यह तुम हो, आज दारा की कन्या वाल्हीक जाएगी। फिलिप्स, दारा की कन्या नहीं, कुमारी साम्राज्ञी कहो। कार्नेलिया, असंभव फिलिप्स, ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदयों पर भी अधिकार कर लिया। वह देवकुमारी सी सुंदर बालिका साम्राज्ञी कहने पर तिलमिला जाती है। उसे यह विश्वास है कि वह एक महान साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, प्रणय परिणीता पत्नी नहीं। फिलिप्स, कुमारी, प्रणय के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है। कार्नेलिया, यदि प्रणय हो। फिलिप्स, प्रणय तो मेरा हृदय पहचानता है। कार्नेलिया हंसकर, ओहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। फिलिप्स, कुमारी, क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ाती हो। कार्नेलिया, नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। फिलिप्स गंभीर होकर, मैं पूछने आया हूँ कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियां स्कंधवार में साम्राज्ञी के साथ जा रही हैं, क्या तुम भी चलोगी। कार्नेलिया, नहीं, संभवतः पिताजी को यहीं रहना होगा, इसलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं। फिलिप्स कुछ सोचकर, कुमारी, न जाने फिर कब दर्शन हो, इसलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। कार्नेलिया, तुम मेरा अपमान करने का साहस न करो। फिलिप्स फिलिप्स फिलिप्स, प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा है। कार्नेलिया, तुम अपने अंधेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते। फिलिप्स फिलिप्स इधर उधर देखता है, यह नहीं हो सकता। कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है, वह चिल्लाती है, रक्षा करो, रक्षा करो। चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है, वह गिरकर क्षमा मांगता है, चंद्रगुप्त छोड़ देता है। कार्नेलिया, धन्यवाद आर्यवीर। फिलिप्स लज्जित होकर, कुमारी, प्रार्थना करता हूँ इस घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। कार्नेलिया, क्षमा तो कर दूंगी, परंतु भूल नहीं सकती। फिलिप्स, तुम अभी चले जाओ। फिलिप्स नतमस्तक जाता है। चंद्रगुप्त, चलिए आपको शिविर के भीतर पहुंचा दूं। कार्नेलिया, पिताजी कहाँ हैं, उनसे यह बात कह देनी होगी, यह घटना नहीं, तुम ही कह देना। चंद्रगुप्त, ओह, वे मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूँ, उनसे कह दूंगा। कार्नेलिया, आप चलिए, मैं आती हूँ। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। कार्नेलिया, एक घटना हो गई। फिलिप्स से विनती की उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध, उसे कैसे भूल जाऊं।
उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है। वह भी आह कितना आकर्षक, कितना तरंग संकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए न उस साधु ने भविष्यवाणी की है भारत सम्राट होने की। उसमें कितनी विनयशीलता, कितनी विनयशील वीरता है। प्रस्थान, कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश। सिकंदर, विजय करने की इच्छा क्लांति से मिलती जा रही है। हम लोग इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और यह देश जैसे सोया हुआ है। लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्वेगजनक अंश नहीं। अपने ध्यान में दार्शनिक किसके सदृश निमग्न है। सुनते हैं पौरव ने केवल झेलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल देखने के लिए रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे। एनी साक्रेटिस, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर, नहीं नहीं, यहाँ के दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके। दंडायन को देखा ना? थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा। यह अद्भुत देश है एनिसाक्रेटिस, परंतु आम्भीक तो अपनी प्रतिभा प्रतिज्ञा का सच्चा निकला। प्रबंध तो उसने अच्छा कर रखा है। सिकंदर लोभी है। सुना है कि उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासिनी हो गई है। एनिसाक्रेटिस, मुझे विश्वास नहीं होता इसमें कोई रहस्य होगा। पर एक बात कहूँगा, ऐसे पथ में साम्राज्य की समस्या हल करना कहाँ तक ठीक है। क्यों न शिविर में ही चला जाए। सिकंदर, एनिसाक्रेटिस, फिर तो फ्लासिपोलियन का राजमहल छोड़ने की आवश्यकता न थी। यहाँ एकांत में मुझे ऐसी बातों पर विचार करना है जिन पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है। मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही है। भविष्यवाणियाँ प्रायः सत्य होती हैं। एक ओर से फिलिप्स, आम्बिक, दूसरी ओर से सिल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सिकंदर, कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना है? फिलिप्स, आम्बिक से पूछ लिया जाए। आम्बिक, यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है। फिलिप्स, और उसके सहायक हैं सिल्यूकस। सिल्यूकस, क्रोध और आश्चर्य से, इतनी नीचता! अभी उस लज्जाजनक अपराध का प्रकट करना बाकी ही रहा, उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा। फिलिप्स, नहीं तो खड़ग इसका न्याय करेगा। सिकंदर, उत्तेजित न हो सिल्यूकस। फिलिप्स, तलवार उठ तो कभी का न्याय कर देती, परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक था। नहीं तो निर्लज्ज विद्रोही की हत्या करना पाप नहीं, पुण्य है। सिल्यूकस तलवार खींचता है। सिकंदर, तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बतलाओ, तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा है? सिल्यूकस, चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को इस बीच फिलिप्स के हाथ से अपमानित होने से बचाया है और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सिकंदर, परंतु साहस नहीं हुआ। क्यों सिल्यूकस? फिलिप्स, क्यों साहस होता है? इनकी कन्या दांडायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वहीं पर विद्रोहकारिणी अलका भी आती है और चंद्रगुप्त के लिए यह जनरव फैलाया गया है कि यही भारत का भावी सम्राट होगा। सिल्यूकस, रोक कर अपनी अबाध गति से चलने वाली जीभ रोक। सिकंदर, ठहरो सिल्यूकस, तुम अपने को विचाराधीन समझो। हाँ तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंद्रगुप्त, क्या है? सिकंदर, सुना है मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा जारज संतान है, उसकी प्रजा असंतुष्ट है, तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। चंद्रगुप्त, हस्तगत नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो गया है। मगध का उद्धार करना चाहता हूँ सिकंदर, और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का तुम्हें विश्वास हो गया, जो परिस्थिति को देखते हुए असंभव भी नहीं जान पड़ता। चंद्रगुप्त, असंभव क्यों नहीं? सिकंदर, हमारी सेना इसमें सहायता करेगी, फिर भी असंभव है। चंद्रगुप्त, मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी है। सिकंदर, क्रोध से, फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य? चंद्रगुप्त, एक सादर निमंत्रण और सिल्यूकस से उपकृत होने के कारण उनके अनुरोध की रक्षा पर मैं यवनों को अपना शासक बनाने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। सिकंदर, परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत, जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ है, विजित किया जाएगा। चंद्रगुप्त, वह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी से इतनी उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं। सिकंदर, अबोध युवक तू गुप्तचर है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। अवश्य यहाँ रहकर यवन रणनीति से मैं कुछ परिचित हो गया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज्य अभी आंभिक समझने की भूल न होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यमन लुटेरों की सहायता से नहीं। सिकंदर, तुमको अपनी विपत्तियों से डर नहीं? ग्रीक लुटेरे हैं,
चंद्रगुप्त, यह झूठ है। लूट के लोभ से हत्या, व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना, रण कला का उपहास करना है। सिकंदर आश्चर्य और क्रोध से, सिल्यूकस, चंद्रगुप्त, सिल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने की बात चंद्रगुप्त से कहनी चाहिए। आंभिक शिष्टता से बातें करो। चंद्रगुप्त, स्वच्छ हृदय भीरु कायरो किसी वंचक शिष्टता नहीं जानता। अनार्य देशद्रोही आंभिक चंद्रगुप्त रोटियों के लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। सिकंदर, बंदी कर लो इसे। आम्बिक, फिलिप्स, एनिसाक्रिटीज टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल करता हुआ निकल जाता है। सिकंदर, सिल्यूकस, सिल्यूकस सम्राट। सिकंदर, यह क्या है? सिल्यूकस, आपका अविवेक। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है। यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का द्योतक है। सम्राट, हम लोग जिस काम से आए हैं उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंदर अंतःपुर की महिलाओं के साथ वाल्हीक जाने दीजिए। सिकंदर सोचकर, अच्छा जाओ। प्रस्थान। दूसरा दृश्य, झेलम तट का वनपथ। चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है? चाणक्य, पलायन। चंद्रगुप्त, व्यंग्य न कीजिए गुरुदेव। चाणक्य, दूसरा क्या उपाय है? अलका, है क्यों नहीं? चाणक्य, हो सकता है। दूसरी ओर देखने लगता है। चंद्रगुप्त, गुरुदेव। चाणक्य, परिव्राजक होने की इच्छा है क्या? यही एक सरल उपाय है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। यवनों को प्रति पद में बाधा देना मेरा कर्तव्य और शक्ति भर प्रयत्न करूंगा। चाणक्य, यह तो अच्छी बात है, परंतु सिंहरण अभी नहीं आया। चंद्रगुप्त, उसे समाचार मिलना चाहिए। चाणक्य, अवश्य मिला होगा। अलका, यदि न आ सके? चाणक्य, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रह कर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? अलका, जल बरसने की। चाणक्य, ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, सिंहरण मालव को समाचार मिला हो, तब उसके आने की भी निश्चित आशा है। चंद्रगुप्त, उधर देखिए, वे दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं? सिंहरण का सहारा लिए वृद्ध गांधार राज का प्रवेश। चाणक्य, राजन, गांधार राज, विश्व की छलनाओं से वंचित एक वृद्ध, जिसके पत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या ने साथ छोड़ दिया हो, मैं वही एक अभागा मनुष्य हूँ। अलका, पिताजी, गले से लिपट जाती है। गांधार राज, बेटी अलका, अरे तू कहाँ भटक रही है? अलका, कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। गांधार राज, नहीं, तू मुझे अब की झोपड़ी में बिठा कर चली जाएगी? जो महलों को छोड़ चुकी है उसका झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास? अलका, नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए, सिंहरण से मालो मैं कृतज्ञ हुई। सिंहरण सस्मित नमस्कार करता है। पिता के साथ अलका का प्रस्थान। चाणक्य, सिंहरण तुम आ गए? परंतु सिंहरण, किंतु परंतु नहीं, आर्य, आप आज्ञा दीजिए, हम लोग कर्तव्य में लग जाएंगे, विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। चाणक्य, उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति में लहराती होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा, एक बात समझ लो। चाणक्य, सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो। बोलो, तुम लोग प्रस्तुत हो? सिंहरण, हम लोग प्रस्तुत हैं। चाणक्य, तो युद्ध नहीं करना होगा। चंद्रगुप्त, फिर क्या? चाणक्य, सिंहरण और अलका को नट और नटी बनना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर की सेना में जो एक गुल्म अपनी छावनी अलग डाले हैं, वे सैनिक कहाँ के हैं? चंद्रगुप्त, नहीं जानता। चाणक्य, अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं, हम लोग उसी सेना के साथ अपने स्वांग रखेंगे, वहीं हमारे खेल होंगे। चलो हम लोग चलें। देखो, वह नवीन गुल्म का युवक सेनापति जा रहा है। सबका प्रस्थान। पुरुष वेश में कल्याणी और सैनिक का प्रवेश। कल्याणी, सेनापति, मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। पर्वतेश्वर को नीचा दिखलाना ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। सेनापति, राजकुमारी राजकुमारी कल्याणी, सावधान सेनापति। सेनापति, क्षमा हो, अब ऐसी भूल न होगी। हाँ, तो केवल एक मार्ग है। कल्याणी, वह क्या? सेनापति, घायलों की शुश्रूषा का भार ले लेना है। कल्याणी, मगध सेनापति, तुम कायर हो। सेनापति, तब जैसी आज्ञा हो। स्वगत, स्त्री की अधीनता वैसे ही बुरी होती है जिस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे।
कल्याणी, मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाए उस समय उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण करूं। सेनापति, बात तो अच्छी है कल्याणी, और तब तक हम लोगों की रक्षित सेना रुक कर देखते हुए यह लोग पर्वतेश्वर इधर ही आ रहा है। पर्वतेश्वर का युद्ध वेश में प्रवेश। पर्वतेश्वर दूर दिखलाकर, वह किस गुल्म का शिविर है युवक? कल्याणी, मगध गुल्म का महाराज। पर्वतेश्वर, मगध की सेना असंभव, उसे तो रण निमंत्रण ही अस्वीकृत किया था। कल्याणी, परंतु मगध की बड़ी सेना में से एक छोटा सा वीर युवकों का दल इस युद्ध के लिए परम उत्साहित था। स्वेच्छा से उसने इस युद्ध में योग दिया है। पर्वतेश्वर, प्राच्य मनुष्यों में भी इतना उत्साह? हंसता है कल्याणी, महाराज, उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है। पर्वतेश्वर हंसकर प्रगल्भ हो, युवक, परंतु रण जब नाचने लगता है तब भी यदि तुम्हारा उत्साह बना रहे तो मानूंगा। हाँ, तुम बड़ी सुंदर सुकुमार युवक हो, इसलिए साहस न कर बैठना। तुम मेरी रक्षित सेना के साथ रहो तो अच्छा समझा ना? कल्याणी, जैसी आज्ञा। चंद्रगुप्त, सिंहरण और अलका का वेश बदले हुए प्रवेश। सिंहरण, खेल देख लो, खेल, ऐसा खेल जो कभी न देखा हो न सुना। पर्वतेश्वर, नट, इस समय खेल देखने की अवकाश नहीं। अलका, क्या युद्ध के पहले ही घबरा गए सेनापति? वह भी तो वीरों का खेल ही है। पर्वतेश्वर, बड़ी ढीठ है। चंद्रगुप्त, न हो तो नागों का ही दर्शन कर लो। कल्याणी, बड़ा कौतुक है महाराज, इन नागों को ये लोग किस प्रकार वश में कर लेते हैं? चंद्रगुप्त संभ्रम से, महाराज हैं तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। सपेरों की सी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी, आश्चर्य, मनुष्य ऐसे कुटिल विस्तारों को भी वश कर सकता है परंतु मनुष्य को नहीं। पर्वतेश्वर, नट नागों पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है? चंद्रगुप्त, मंत्र महौषधि के भाले से बड़ा नाग वशीभूत होते हैं। पर्वतेश्वर, भाले से? सिंहरण, हाँ महाराज, वैसे ही जैसे भालों से मदमत मातंग। पर्वतेश्वर, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सिंहरण, ग्रीकों के शिविर से। चंद्रगुप्त, उनके भाले भारतीय हाथियों के लिए वज्र ही हैं। पर्वतेश्वर, तुम लोग आम भीग के चर तो नहीं हो? सिंहण, रातों रात यवन सेना वितस्ता के पार हो गई, समीप है महाराज, सचेत हो जाइए। पर्वतेश्वर, मगध नायक, इन लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है। अलका, उपकार का भी ये फल? चंद्रगुप्त, हम लोग बंदी ही हैं परंतु रणव्यूह से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिए। जाइए महाराज, यवन रणनीति भिन्न है। पर्वतेश्वर उद्विग्न भाव से जाता है। कल्याणी सिंहरण से, चलो हमारे शिविर में ठहरो, फिर बताया जाएगा। चंद्रगुप्त, मुझे कुछ कहना है। कल्याणी, अच्छा, तुम लोग आगे चलो। सिंहरण इत्यादि आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त, इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। कल्याणी, परंतु तुम लोग कौन हो? ध्यान से देखती हुई मैं तुमको पहचान। चंद्रगुप्त, मगध का एक सपेरा। कल्याणी, हूँ, और भविष्यवक्ता भी। चंद्रगुप्त, मुझे मगध के पताका के सम्मान की। कल्याणी, कौन? चंद्रगुप्त तो नहीं? चंद्रगुप्त, अभी तो एक सपेरा हूँ राजकुमारी कल्याणी। कल्याणी, एक क्षण चुप रहकर, हम दोनों को चुप रहना चाहिए, चलें। दोनों का प्रस्थान। अब तीसरा दृश्य आ रहा है। युद्ध क्षेत्र और सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर, सेनापति, भूल हुई। सेनापति, हाथियों ने ही उधम मचा रखा है और रथी सेना भी व्यर्थ सी हो रही है। पर्वतेश्वर, सेनापति, युद्ध में जय या मृत्यु दो में से एक होनी चाहिए। सेनापति, महाराज सिकंदर को भी तस्ता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारे खड्गों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार के भीषण भाले की चोट सिकंदर न संभाल सका। पर्वतेश्वर, प्रशंसा का समय नहीं है, शीघ्रता करो। मेरा रणगज प्रस्तुत हो, मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूँगा। चलो, सब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश। कल्याणी, चंद्रगुप्त, तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे। चंद्रगुप्त, बंदी सारा देश है, राजकुमारी दारुण द्वेष से सब जकड़े हैं, मुझको इसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है।
कल्याणी, केवल तुम्हें देखने के लिए मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होंगे, और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कारणों में एक मैं भी हूँ चंद्रगुप्त। परंतु राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है। इस ज्वाला में स्मृति लता मुरझा गई है। कल्याणी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, राजकुमारी, समय नहीं, देखो वह भारतीयों के प्रतिकूल दैव ने मेघमाला का सृजन किया है। रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रत्यावर्तन भी और भी भयानक हो रहा है। कल्याणी, तब मगध सेना तुम्हारे अधीन है, जैसा चाहो करो। चंद्रगुप्त, पहले उस पहाड़ी पर सेना एकत्र होनी चाहिए, शीघ्र आवश्यकता होगी। पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी, चलो, मेघों की गड़गड़ाहट दोनों जाते हैं। एक ओर से सिल्यूकस, दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का असैन्य प्रवेश युद्ध। सिल्यूकस, पर्वतेश्वर, अस्त्र रख दो। पर्वतेश्वर, यमन, सावधान, बचाओ अपने को। तुमुल युद्ध, घायल होकर सिलूकस का हटना। पर्वतेश्वर, सेनापति, देखो उन कारों को रोको, उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है, जय पराजय की चिंता नहीं। इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी बरसने की जगह वज्र बरसे, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए, रथी विरथ हो, रक्त के नाले धमनियों से बहें, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव है। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ, उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो। कहो कि मरने का क्षण एक ही है। जाओ। सेनापति का प्रस्थान, सिंहरण और अलका का प्रवेश। सिंहरण, महाराज, यह स्थान सुरक्षित नहीं, उस पहाड़ी पर चलिए। पर्वतेश्वर, तुम कौन हो युवक? सिंहरण, एक मालव। पर्वतेश्वर, मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालव, खड़ग क्रीड़ा देखनी हो तो खड़े रहो, डर लगता है तो पहाड़ी पर जाओ। सिंहरण, महाराज, यवनों का एक दल वह आ रहा है। पर्वतेश्वर, आने दो, तुम हट जाओ। सिल्यूकस और फिलिप्स को प्रवेश। सिंहरण और पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ा कर गिरने की चेष्टा। चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिक के साथ पहुंचना। दूसरी ओर से सिकंदर का आना, युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर की आज्ञा। चंद्रगुप्त, युद्ध होगा। सिकंदर, कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, हाँ देवपुत्र। सिकंदर, किससे युद्ध? मुमुर्ष, घायल पर्वतेश्वर, वीर पर्वतेश्वर से कदापि नहीं। आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, वह उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पर्वतेश्वर, रक्त पोंछते हुए, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है। सिकंदर, सिकंदर, मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना मैं नहीं रह सकता। धन्य आर्यवीर। पर्वतेश्वर, मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। चंद्रगुप्त, पंचनद नरेश, आप क्या कर रहे हैं? समस्त मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में, युद्ध होने दीजिए। कल्याणी, इन थोड़े से अर्धजीव यवनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त मागध सेना है, महाराज, आज्ञा दीजिए। पर्वतेश्वर, नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया, सिकंदर चाहे हटे। सिकंदर, कदापि नहीं। कल्याणी, शिरस्त्राण फेंक कर जाती हूँ। क्षत्रिय पर्वतेश्वर, तुम्हारे पतन में रक्षा न कर सकी, बड़ी निराशा हुई। पर्वतेश्वर, तुम कौन हो? चंद्रगुप्त, मागध राजकुमारी कल्याणी देवी। पर्वतेश्वर, ओह, पराजय, निकृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान। सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका घायल सिंहरण को उठाना चाहती है कि आंबिक आकर दोनों को बंदी करता है। पर्वतेश्वर, यह क्या? आंबिक, इनको अभी बंदी रखना आवश्यक है। पर्वतेश्वर, ये तो ये लोग मेरे यहाँ रहेंगे। सिकंदर, पंचनद नरेश की जैसी इच्छा हो। चौथा दृश्य, मालों के सिंहरण के उद्यान का एक अंश। मालविका प्रवेश करके फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरड़ी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने ही के लिए है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं। कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए, विचारती हुई। आजकल तो छुट्टी सी है, परंतु एक विचित्र विदेशियों का दल यहाँ ठहरा है। उनमें से एक को तो देखते ही डर लगता है। लो देखो, वह युवक आ गया।
सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। इंद्रजाली के देश में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, मालविका। मालविका, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, तुम्हारे नाग केसर की क्यारी कैसी है? मालविका, हरी भरी। चंद्रगुप्त, आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? मालविका, खेल तो नित्य ही देखती हूँ, न जाने कहाँ से लोग आते हैं और कुछ न कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने से बैठी हुई सब देखा करती हूँ। चंद्रगुप्त, मालविका, तुमको कुछ गाना आता है? मालविका, आता तो है, परंतु। चंद्रगुप्त, परंतु क्या? मालविका, युद्ध काल है, देश में रण चर्चा छिड़ी है, आजकल मालव स्थान में कोई गाता बजाता नहीं। चंद्रगुप्त, रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो कोई हानि न होगी। मालविका, न जाने क्यों आज ऐसी कामना जग पड़ी है। मालविका, अच्छा सुनिए। अचानक चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, छोकरियों से बातें करने का समय नहीं है मौर्य। चंद्रगुप्त, नहीं गुरुदेव, मैं आज ही विपाशा के तट से आया हूँ, यवन शिविर भी घूम कर देख आया हूँ। चाणक्य, क्या देखा? चंद्रगुप्त, समस्त यवन सेना शिथिल हो गई है। मगध का इंद्रजाली जानकार मुझसे यवन सैनिकों ने वहां की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा, पंचनद के सैनिकों से भी दुर्धर्ष कई रणकुशल योद्धा शतद्रु तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों में आतंक छा गया और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया। चाणक्य, हाँ, तब क्या हुआ? केलिस्थनीज के अनुयायियों ने क्या किया? चंद्रगुप्त, उनकी उत्तेजना से सैनिकों ने विपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया और यमन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए रावी के जलमार्ग से लौटने का निश्चय हुआ है। अब उनकी इच्छा युद्ध की नहीं है। चाणक्य, और शूद्रकों का क्या समाचार है? चंद्रगुप्त, वे भी प्रस्तुत हैं। मेरी इच्छा है कि इस जगत विजेता का ढोंग करने वाले को एक पाठ पराजय का भी पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय यहाँ सिंहरण का होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य, अच्छा, देखा जाएगा। संभवतः स्कंधावार में मालवों की युद्ध परिषद होगी। अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवों को मिलाने का पूरा प्रयत्न तो हमने कर लिया है। चंद्रगुप्त, चलिए, मैं अभी आया। चाणक्य का प्रस्थान। मालविका, यह खेल तो बड़ा भयानक होगा मागध। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई है। एक सैनिक का प्रवेश। चंद्रगुप्त, क्या है? सैनिक, सेनापति, मागध सेना के लिए क्या आज्ञा है? विपाशा और शतद्रु के बीच जहाँ चंद्रगुप्त, विपाशा और शतद्रु के बीच जहाँ अत्यंत संकीर्ण भूभाग है, वहीं अपनी सेना रखो। स्मरण रखना कि विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वंस करना यवनों के लिए बड़ा साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वह भयभीत हो। सैनिक, अच्छा, राजकुमारी ने पूछा, आप अब कब तक आवेंगे? उनकी इच्छा मालव में ठहरने की नहीं। चंद्रगुप्त, राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ, युद्ध ही मेरी आजीविका है। क्षुद्रकों की सेना का मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहकर भी मगध की अच्छी सेवा कर सकूँगा। सैनिक, जैसी आज्ञा है, जाता है। चंद्रगुप्त को सोचकर सैनिक फिर लौट आता है। सैनिक, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना साथ न ले जाएं। सैनिक, इसका उत्तर भी लेकर आना होगा। चंद्रगुप्त, नहीं। सैनिक का प्रस्थान। मालविका, मालव में बहुत सी बातें मेरे देश से विपरीत है। इनकी युद्ध पिपासा बलवती है, फिर युद्ध। चंद्रगुप्त, तो क्या तुम इस देश की नहीं हो? मालविका, नहीं, मैं सिंधु की रहने वाली हूँ आर्य। वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते भी कोई उसका उपयोग नहीं, इसलिए अर्थमूलक विवाद कभी नहीं उठते ही नहीं। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना मेरा सिंधु देश है। चंद्रगुप्त, तो यहाँ कैसे चली आई हो? मालविका, मेरी इच्छा हुई कि और देशों को भी देखूं। तक्षशिला में राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंहरण के साथ यहाँ भेज दिया। कुमार सिंहरण बड़े सहृदय है, परंतु मागध
तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाती हूँ, कभी इंद्रजाली कभी कुछ। भला इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है चंद्रगुप्त? सुबह मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ, इन बातों को पूछकर क्या करोगी? प्रस्थान। मालविका स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु बिछलने का भय भी होता है। अद्भुत युवक, देखूं कुमार सिंहरण कब आते हैं। पट परिवर्तन। पांचवा दृश्य। स्थल बंदीगृह, घायल सिंहरण और अलका। अलका, अब तो चल फिर सकोगे? सिंहरण, हाँ अलका, परंतु बंदीगृह में चलना फिरना व्यर्थ है। अलका, नहीं मालो, तुम बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। सिंहरण, क्या? अलका, सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है, पंचनद से संधि हो गई, अब यवन लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर्य संदेश सुना गया है। सिंहरण, कैसे? अलका, छपड़क वेश में गीत गाता हुआ भीख मांगता आता था, उसने संकेत से अपना तात्पर्य कह सुनाया। सिंहरण, तो क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ? अलका, हाँ, आर्य चाणक्य इधर की सब घटनाओं को जानते हैं। सिंहरण, तब तो मालव पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। अलका, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने वहाँ एक बड़ा भारी कार्य किया है। क्षुद्रकों और मालवों में संधि हो गई है, चंद्रगुप्त को उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है। सिंहरण उठकर, तब तो अलका मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। अलका, परंतु तुम बंदी हो। सिंहरण, जिस तरह हो सके अलका मुझे पहुंचाओ। अलका कुछ सोचने लगती, तुम जानते हो कि मैं क्यों बंदिनी हूँ? सिंहरण, क्यों? अलका, आम्भिक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगनी से आम्भिक का ब्याह कर दिया है, परंतु आम्भिक ने यह जानकर कि मैं यहाँ बंदिनी हूँ मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। सिंहरण, अलका, तब क्या होगा, क्या करना होगा? अलका, यदि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार करूं तो संभव है तुमको छुड़ा दूं। सिंहरण, मैं अलका, मुझसे पूछती हो? अलका, दूसरा उपाय क्या है? सिंहरण, मेरा सिर घूम रहा अलका, तुम पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनोगी, अच्छा होता कि इससे पहले ही मैं न रह जाता। अलका, क्यों मालव, इसमें तुम्हारी कुछ हानि है? सिंहरण, कठिन परीक्षा न लो अलका, मैं बड़ा दुर्बल हूँ, मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा संग न छोड़ने का प्रण किया है। अलका, मालव देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। सिंहरण, और तुम पंचनद की अधीश्वरी बनने की आशा में, तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। अलका हंसती है। चिढ़ गए आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनद का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊं। सिंहरण, यह भी कोई हंसी है? अलका, बंदी जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। अलका, सिंहरण का प्रस्थान। अलका, सुंदर निश्चल हृदय, तुमको हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंहरण को मालव भेजने के लिए प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा। गाती है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्हने की न तनिक थी चाह, बेच डाला था हृदय अमूल, आज वह मांग रहा था दाम, वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम, उड़ रही है हितपथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह, क्या करूं क्या दृग जल से छिड़काव, बनाऊं मैं ये विचलन राह, संभलते धीरे धीरे चलो, इसी में तुमको लगे विलम्ब, सफल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब, विश्व की सुषमाओं का स्रोत बह चलेगा आँखों की राह, और दुर्लभ होगी पहचान, रूप रत्नाकर भरा था। पर्वतेश्वर का प्रवेश। पर्वतेश्वर, सुंदरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी? अलका, यह बंदी बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। पर्वतेश्वर, तुम्हें कौन बंदी कहता है? यह तुम्हारा अन्याय है। अलका, चलो, सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा में है। अलका, नहीं पौरव, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। पर्वतेश्वर, इसका तात्पर्य? अलका, कोमल सैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है, यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है।
पर्वतेश्वर व्यंग न करो अलका। पर्वतेश्वर ने जो कुछ किया है वह भारत का एक एक बच्चा जानता है, परंतु दैव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए। अलका, मैं मानती हूँ, परंतु आपकी आत्मा इसे मानने के लिए प्रस्तुत न होगी। हम लोग जो आपके लिए, देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे, केवल यवनों को प्रसन्न करने के लिए बंदी किए गए। पर्वतेश्वर, बंदी कैसे? अलका, बंदी नहीं तो और क्या। सिंहड़ जो आपके साथ युद्ध करते घायल हुआ है, आज तक वह क्यों रोका गया है? पंचनद नरेश, आपका न्याय अत्यंत सुंदर है ना। पर्वतेश्वर, कौन कहता है सिंहड़ बंदी है? उस वीर की मैं प्रतिष्ठा करता हूँ अलका, परंतु उससे द्वंद्व युद्ध किया चाहता हूँ। अलका, क्यों? पर्वतेश्वर, क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं हो सकते। अलका, महाराज, यदि भूपालों का सा व्यवहार न मांगकर आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मांगते तो अलका को विचार करने का अवसर मिलता। पर्वतेश्वर, यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो तुम मुझे प्यार करोगी? अलका, सच कहो। अलका, तब विचार करूंगी, पर वैसी संभावना नहीं। पर्वतेश्वर, क्या प्रमाण चाहती हो अलका? अलका, सिंहरण के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है। वहां तुम्हारी सेना यवनों की सहायक न बने और सिंहरण अपनी मालव की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए। पर्वतेश्वर, मुझे स्वीकार है। अलका, मैं तो राजभवन में चलने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु एक नियम पर। पर्वतेश्वर, यह क्या? यही कि सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र रहूंगी। पंचनद नरेश, यह दस्यु दल बरसाती बाढ़ के समान निकल जाएगा, विश्वास रखिए। पर्वतेश्वर, सच कहती हो अलका? अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम जैसा कहोगी वही होगा। सिंहरण के लिए रथ आवेगा और तुम्हारे लिए शिविका, देखो भूलना मत। चिंतित भाव से प्रस्थान। अब छठा अंक। इस द्वितीय द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं। 5 दृश्य का पेर ये वीडियो बन चुकी है और आगे के 6वें से लेकर के 10वें तक के दृश्यों को मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये नाटक, और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे एफबी पेज को भी फॉलो करिए और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। और जो भी प्रश्न हो आप मुझसे वहाँ भी डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं पठन पाठन से संबंधित। मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।